अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो एक अहम टॉपिक है और क्रिमिनल प्रोसीडिंग के लिहाज से जो से मराहिल ऐड होते हैं, एफआईआर से स्टार्ट करके रिहाई या फिर कन्विक्ट होने तक के, तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं और उसको किस लिहाज से देखा जाता है, ये तमाम टॉपिक उसी पर मुनहसर है और ये कहानी की तरह इसे समझ लिया जाएगा। जो नोट्स हैं वो कुछ ब्लर हैं, उसके लिए मैं माज़रत ख़्वाह हूँ, लेकिन मैं इस तरीके से एलेबोरेट कर दूँगी कि आपको इसमें किसी किस्म की कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी समझने में। तो एज़ वी नो के सबसे पहला जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है क्रिमिनल लॉ में वो होता है ऑफेंस। ऑफेंस क्रिमिनल एक्टिविटी किस चीज़ पर मबनी होती है? बेसिकली इसके टू एलिमेंट्स होते हैं, एक्चुअस रिया और मेंस रिया, यानी कि उस क्रिमिनल एक्टिविटी की कमीशन करना जिसे हम रॉन्गफुल एक्ट कहते हैं, और दूसरा मेंस रिया यानी कि हमारी गिल्टी स्टेट ऑफ माइंड ये थी कि हम ये चीज़ करना चाहते हैं। दूसरा स्टेप हमारा आता है किसी चीज़ को इस तरह से परखना कि वो कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल। तो हमें ये चीज़ पता है, ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है कि इसी को मद्देनज़र रखते हुए हमारा जो क्रिमिनल ट्रायल है वो भी मूव होता है। अच्छा जी, अब हमारी जो ऑफेंस है अगर कॉग्निजेबल है तो उसमें क्या होगा? पुलिस इन एक्शन विदाउट वारंट, कि जैसे ही कॉग्निजेबल ऑफेंस हुई हमारी पुलिस विदाउट वारंट एक्शन में आ जाएगी। अच्छा, अगर हमारी ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल है तो अब इसको हम पर्सनल नेचर कहते हैं और ये नेचर जो है वो इतनी सिवियरिटी नहीं रखती, तो इसकी सिचुएशन आ गई ये। अब दोनों सूरतों में हमें कोई ना कोई इतला तो करनी है पुलिस को, तो हम क्या करेंगे? इब्तदाई इतलाई रिपोर्ट, अगर तो हमारी ऑफेंस कॉग्निजेबल है तो फिर हम जाएंगे 154 सेक्शन सीआरपीसी में, उसके थ्रू जो रिपोर्ट दर्ज करवाई जाती है उसे कहते हैं एफआईआर, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। अच्छा जी, ये तो हो गई कॉग्निजेबल ऑफेंस की कहानी, बट हमारी ऑफेंस है नॉन कॉग्निजेबल, तो फिर हम जाएंगे पुलिस रिपोर्ट में और वो हमारा सेक्शन डील करता है सीआरपीसी का 155। अच्छा जी, अब ये भी पूछा जाता है कि पुलिस रिपोर्ट का दूसरा नाम क्या है, तो भाई उसे रोज नामचा भी कहते हैं। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस क्या करती है? भाई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस के पास वैसा इख्तियार नहीं होता जैसे कि कॉग्निजेबल ऑफेंस होती है, क्योंकि वो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जैसी सिवियरिटी नहीं रखती। तो भाई उसमें पुलिस हमें ये कह देती है कि भाई आपकी रिपोर्ट हम दर्ज कर लेते हैं, बट इसको एफआईआर जैसी अहमियत नहीं हासिल होगी। जब तक मजिस्ट्रेट इजाज़त ना ले लें तब तक हम कोई कार्रवाई अमल में नहीं ला सकते, बट आपकी शिकायत जो है वो दर्ज हो जाती है। अब फ़र्ज़ करें कि पुलिस जो है वो हमारी ऑफेंस के बारे में, जो कि नॉन कॉग्निजेबल है, उसके बारे में कोई चीज़ नहीं करती, वो इवन रिपोर्ट भी नहीं लिखती, बट हम उसे इन्फ्रिंज हैं, तो हम क्या करेंगे? हम चले जाएंगे मजिस्ट्रेट के पास प्राइवेट कंप्लेंट की सूरत में, और जिसे हम उर्दू में इस्तगासा कहते हैं, वो अंडर सेक्शन 200 सीआरपीसी है। हम मजिस्ट्रेट को कहेंगे कि भाई ये मामला हमारे साथ हुआ है, तो आप इसकी एग्ज़ामिनेशन करें। अब बात आ गई मजिस्ट्रेट के ऊपर। मजिस्ट्रेट का क्या काम होगा? वो भाई एग्जामिनेशन करेगा। अब एग्जामिनेशन से क्या मुराद है? एग्जामिनेशन से मुराद है कॉलिंग ऑफ विटनेसेस, यानी कि वो विटनेसेस को कॉल करेगा और ये मामला जो हुआ उससे मुतल्लिक इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करेगा। हाँ, मगर सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मजिस्ट्रेट ये सारे मामला अपनी ही जुरिस्डिक्शन में कर सकता है। अच्छा जी, अब मजिस्ट्रेट ने क्या किया? उसने ये अंदाज़ा लगाया कि भाई बंदा तो सच्चा है, ठीक है, इस चीज़ से उसकी इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट तो हुआ है, चलो इसको दाद रसी मिलनी चाहिए। अच्छा, अब वो बाकायदा तौर पर उसकी बात सुनेगा, इस सिलसिले में वो कॉलिंग ऑफ विटनेसेस भी करेगा। इसके अलावा जो कुछ करेगा उसे हम देखेंगे 68 से 89 सीआरपीसी के सेक्शंस में, जो कि इशुएंस ऑफ प्रोसेस से रिलेटेड है। अब मैंने ब्रैकेट में ऐड कर दिया है कि हमारे जो ये सेक्शंस हैं वो किस चीज़ को डील करते हैं। वो भेजेंगे उस पर्सन को समन, उसको लीगल नोटिस दिया जाएगा। अगर वो इन दोनों सूरतों में सामने नहीं आता तो अरेस्ट भी किया जा सकता है और अटैचमेंट भी की जा सकती है, अटैचमेंट उसकी प्रॉपर्टी की जा सकती है। तो इस तरह से उस पर्सन को जो है वो सामने लाया जाएगा।
अच्छा, अब हम प्राइवेट कंप्लेंट की बात तो कर रहे हैं। अब वो कहते हैं कि प्राइवेट कंप्लेंट मोस्टली ऐसे मामलात में की जाती है जिसमें कोई ऑफेंस अभी कमिट नहीं होती, लेकिन शदीद खदशात हैं कि वो कमिट हो जाएगी। तो क्या सूरत हाल हो सकती है कि हम किसी चीज़ को उसके होने से पहले रोक दें? तो भाई उसका तरीक़ाकार ये है कि मजिस्ट्रेट के सामने जब हम एप्लीकेशन रखते हैं तो मजिस्ट्रेट वो पर्सन को बुलाएगा और उसे कहेगा कि भाई श्योरिटी दो कि तुम ये काम ना करोगे। अब सीआरपीसी का कीपिंग पीस एंड सिक्योरिटी वाला और श्योरिटी से रिलेटेड एक अलग टॉपिक है और उसके अंदर बड़ी तफसील से बताया गया है। तो खैर इस मामलात के अंदर भी प्राइवेट कंप्लेंट होती है। हाँ, अगर अब मजिस्ट्रेट को लगता है कि भाई मामला सीवियर है और इस बंदे ने नहीं हटना, तो फिर इसका प्रॉपर ट्रायल भी शुरू किया जा सकता है। अच्छा जी, अब हमारी कहानी शुरू होती है कॉग्निजेबल ऑफेंस की, जो कि एफआईआर से शुरू होगी। अब एक चीज़ हमें पता चल गई भाई, कॉग्निजेबल ऑफेंस वो होती है जो विदाउट वारंट जिसकी कार्रवाई शुरू हो जाती है। और वारंट, विदाउट वारंट से मुराद हमारे पास क्या आता है कि भाई विदाउट परमिशन ऑफ मजिस्ट्रेट हमने शुरू कर दी एफआईआर की। ठीक है जी। अब पुलिस 154 एफआईआर दर्ज नहीं करती तो फिर क्या सूरत हाल होगी? भाई शिकायत दहिंदा जो है वो चला जाए 22A 22B में जस्टिस ऑफ पीस के पास। वहाँ पर जस्टिस ऑफ पीस जाने से मुराद ये नहीं होता कि पुलिस का इख्तियार मजिस्ट्रेट के पास आ गया, नहीं। जो हमारा जस्टिस ऑफ पीस है, सॉरी, ये हमारा जस्टिस ऑफ पीस है जिसे हम यहाँ पर अगर एप्लीकेशन करें तो हमारा सेशन जज कहलाएगा। सेशन जज जो है वो डायरेक्शन देता है पुलिस को कि भाई एफआईआर क्यों दर्ज नहीं कर रहे। ठीक है, तो एफआईआर दर्ज करना पुलिस का ही काम है। लेकिन अब इसके अंदर भी एक अमेंडमेंट आ चुकी है, वो ये है कि आप सेशन कोर्ट के पास जाने की बजाय पुलिस के आला अफसरान से रुजू करें, उनको एप्लीकेशन दीजिए कि भाई एफआईआर हमारी दर्ज नहीं की जा रही। वो खुद निचले अमले के कान खींचेंगे, हाँ, लेकिन उनके आला अफसरान भी वैसे ही हों। तो फिर आप जस्टिस ऑफ पीस के पास जाएंगे बाकायदा तौर पुलिस को पार्टी बनाकर कि भाई ये बात नहीं सुन रहे और ये तो मिले हुए हैं दूसरी पार्टी के साथ। अब जस्टिस ऑफ पीस जो है इसके पास इस लिहाज से देखा जाए तो एक हद तक वो इख्तियार आ जाता है जो 154 और 156 के तहत पुलिस के पास था। जो अगर हम समझते हैं कि भाई जो जस्टिस ऑफ पीस जिसे हम अगर एप्लीकेबल देखें तो वो सेशन जज कहलाएगा, उसके पास 22A और 22B की चाराजोई मौजूद है इन केस कि अगर आपकी एफआईआर नहीं लिखी जा रही। अच्छा जी, अब शिकायत पर अमल दरामदी वो हमें पता है कि किस तरह से होगी। हमारी शिकायत जिस नेचर की होगी उस पर उस तरह की अमल दरामदी हो जाएगी। अगर हमारी एफआईआर है तो 154 के तहत बाकायदा तौर पर लिखी जाएगी, और अगर हमारी एफआईआर नहीं बन रही, हमारी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो भाई हम चले जाएंगे इन शेप ऑफ प्राइवेट कंप्लेंट। अच्छा, अब हमारा नेक्स्ट मामला सामने आता है कि एफआईआर काटी जा चुकी, पुलिस क्या करे? पुलिस ने शुरू करनी है एफआईआर के बाद अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करेगी 156 सेक्शन के तहत, जो कि हमारा सीआरपीसी का है। अगेन बता देती हूँ, 156 के तहत इन्वेस्टिगेशन करेगी। अब इन्वेस्टिगेशन का मुद्दा बिल्कुल ये नहीं है कि उसका मकसद है लोगों को जुदू कोप करना, उनको मार पीट करके पकड़ना या उनको मुरद इल्ज़ाम ठहराना, नहीं। इसका मकसद सिर्फ ये है कि जो सिचुएशन हमारे सामने है, जैसे जिसे हम क्राइम सीन कहते हैं, ठीक है, उनमें से एक है, तो जांचकारी की जाए उन चीज़ों की। मकसद क्या होता है? फॉर द कलेक्शन ऑफ विटनेसेस। सो ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द मोटिव ऑफ द इन्वेस्टिगेशन ऑफ पुलिस? सो हम कहेंगे कलेक्शन ऑफ एविडेंस। अच्छा जी, अब एफआईआर के बाद पुलिस के पास सबसे बड़ा इख्तियार है कि उस शख्स को पकड़ना है, एक शख्स को, ठीक है, जिसके खिलाफ हुई एफआईआर। अब वो शख्स जो है, क्या उसके पास कोई चारा जोई है एफआईआर से बचने की? बिल्कुल है। वो क्या करेगा? प्री अरेस्ट बेल दायर करेगा, जो कि जिस सेक्शन के तहत करेगा वो हमारा बनता है 498, जो प्री अरेस्ट बेल से मतलब रखता है। और प्री अरेस्ट बेल दायर कहाँ की जाएगी? तो भाई वो हमारा बनता है कोर्ट ऑफ सेशन। 498 के तहत प्रोटेक्टिव बेल होती है। इस सेक्शन के तहत तमाम मुल्क के सेशन कोर्ट्स को इख्तियार दिया जाता है कि वो प्री अरेस्ट बेल दे दें। इसकी ज़रूरत इसलिए महसूस होती है कि अगर आप वहाँ नहीं जहाँ आप रहते हैं, तो जिस सूबा में भी आप होंगे उस सूबा के सेशन कोर्ट में वो दरख्वास्त दे लेंगे, और ये डायरेक्शन दी गई है लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से। अच्छा जी, अब इसमें ये चीज़ आती है
कि एफआईआर कटी, एफआईआर से प्री अरेस्ट बेल हुई। अब ये भी तो हो सकता है ना कि एक तस्वीर की दूसरी सूरत ये हो कि जिस शख्स पे एफआईआर दर्ज करवाई भाई वो तो उन चीज़ों में मुलव्विस ही नहीं था, वो कोई दुश्मनी पर मबनी थी, वो रियलिटी से बेस नहीं करती। तो क्या इसकी भी कोई चाराजोई है? तो बिल्कुल है। अगर ऐसी सूरत है कि जिसमें एक शख्स मुकम्मल तौर पर उन इल्ज़ामात से बरी-ज़ुम्मा है जिसको मद्देनज़र रखते हुए एफआईआर काटी गई है, तो भाई वो शख्स शिकायत दहिंदा के तौर पर हाई कोर्ट चले जाएगा। वहाँ पर 561 ए के तहत क्वैशमेंट ऑफ एफआईआर दर्ज करवाएगा। और ये क्वैशमेंट ऑफ एफआईआर जो है ये इनहेरेंट पावर ऑफ द हाई कोर्ट है। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैंने अंदर ही ये बयान कर दिया है कि क्वैशमेंट ऑफ एफआईआर से रिलेटेड मामलात जो है वो इनहेरेंट पावर ऑफ कोर्ट है। अच्छा जी, अब एक सूरत तो ये होगी वो पर्सन आके कहता है कि भाई मुझ पे किस चीज़ के इल्ज़ाम हैं, ठीक है मैंने तो इसे कुछ किया ही नहीं। अब जिसने किया होगा वो सोचेगा भाई मैं यहाँ से भागूँ। अच्छा, अब शख्स जो भाग गया उसका क्या मामला है? दूसरी सूरत यह है कि जिसके खिलाफ एफआईआर होगी वो भाग गया और पुलिस रेड कर रही है मगर वो काबू नहीं आ रहा। तो पुलिस उसको क्या क्या खताबात दे सकती है? पुलिस उसको एब्सकॉन्डर कहेगी, फिर उसकी प्रॉपर्टी अटैच कर ली जाएगी। तो प्रॉपर्टी को मद्देनज़र रखते हुए तो वो आएगा ही। अब अटैचमेंट की गई प्रॉपर्टी जो है उसके अंदर कुछ चीज़ें मद्देनज़र रखा जाएंगी, यानी कि ऐसी प्रॉपर्टी जो कि पेरिशेबल हो, कि ड्यूरिंग ट्रायल उसकी जो है चीज़ें ख़राब हो सकती हैं या उसको नुकसान हो सकता है, तो उनको देखा जाएगा किस तरह से रखा जाए। ये चीज़ें डील करता है हमारा सेक्शन 116A CRPC। तो वो सुपुर्दारी अशिया जो है उस लिहाज से कर ली जाती है। और फिर पुलिस एक स्टेटमेंट बनाती है 161 के तहत, जिसमें इन्वेस्टिगेशन और उससे मतलब जितने भी मामला पेश आए होते हैं उनका किया जाता है अहाता। अच्छा जी, अब जब पुलिस किसी शख्स को विदाउट वारंट गिरफ्तार करती है तो फिर ये ज़रूरी हो जाता है कि 24 घंटे के अंदर अंदर उन्होंने मजिस्ट्रेट के पास लेकर जाना है, ठीक है। अब अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं कर पाती 24 घंटे के अंदर अंदर, तो पुलिस जो है वो फिज़िकल रिमांड की जो है इजाज़त तलब कर सकती है मजिस्ट्रेट से फॉर द पर्पस ऑफ फर्दर इन्वेस्टिगेशन। और फिर अपोजिट पार्टी जो है वो रिमांड को प्रोटेस्ट कर सकती है। अच्छा जी, अब हमारी एक और सिचुएशन इसके अंदर आ जाती है कि ये जो हम अक्सर चीज़ पढ़ते हैं 169 की, और 169 के मतलब हम नॉर्मली ये चीज़ जानते हैं कि एविडेंसेस अगर सफिशिएंट ना हो तो बंदे को पुलिस ही बरी कर देती है कि भाई एविडेंसेस उतनी नहीं है जितनी की होनी चाहिए थी। इसको बाज़ दफ़ा ऐसे पूछ लिया जाता है कि भाई पुलिस की तरफ से जो बेल होती है वो कैसे होती है। अब हमारे माइंड में चीज़ आती है कि भाई पुलिस की तरफ से बेल किस तरह से होती है, जब तक हम कोर्ट ऑफ सेशन में नहीं जाते तो क्या सीन होगा। तो भाई 169 की जो शहादतें होती हैं जब वो सफिशिएंट ना हो तो 169 के तहत पुलिस जो है बंदे को जाने देती है। अब उसका मुद्दा लिखा हुआ है, ठीक है। इसकी पावर किस बंदे के पास है? भाई इसकी पावर जो है वो SHO के पास है, द पावर टू ग्रांट बेल टू एनी पर्सन अंडर सेक्शन 169 इफ ही कंसीडर दैट देयर इज नो मोर इन्वेस्टिगेशन और एविडेंस आर इनसफिशिएंट। अब जी नेक्स्ट बड़े ज़बरदस्त किस्म की बात है, और वो ये है कि भाई मैक्सिमम टाइम कितना होना चाहिए जो रिमांड का हो सकता है। जो मैक्सिमम टाइम जो है वो हमारे पास 15 दिन का होता है। अच्छा जी, अब इन सब मराहिल के बाद जो है वो हमारे पास जो चीज़ सामने आती है वो 173 के तहत 173 के तहत वो चालान होता है जिसे हम पुलिस रिपोर्ट भी कहते हैं। और वो चीज़ जो है वो शामिल होती है, जो हमारा चालान है 154 प्लस 156 की स्टेटमेंट्स पर। और वो तमाम चीज़ें जो कि पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान जिन चीज़ों को हासिल किया या उनका अहाता किया उन तमाम चीज़ों पर शामिल होती है। पुलिस जो है तमाम चीज़ें ट्रायल के लिए अदालत के सामने पेश कर देती है। यहाँ पुलिस के इख्तियारात व फ़राइज़ ख़त्म हो जाते हैं।
अब ये चीज़ मद्देनज़र रखी जाए। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मोस्टली हमारे ये माइंड में होता है कि थाना और जेल एक ही चीज़ होती है। तो भाई थाना और जेल दो अलग अलग विंग्स होते हैं। थाना के अपने अफसरान होते हैं और जेल के अपने अफसरान होते हैं। अच्छा जी, अब हमारा टॉपिक है कि भाई बेल आफ्टर अरेस्ट की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, अब बंदा अरेस्ट हो चुका है तो उसके खिलाफ भी कोई चाराजोई तो होगी। तो अरेस्ट होने के बाद आप फाइनल जजमेंट से पहले पहले किसी भी वक्त बेल फाइल कर सकते हैं। ठीक हो गया, कंसीडरेबल पॉइंट है कि बेल भाई आप जजमेंट से, फाइनल जजमेंट से पहले पहले फाइल कर सकते हैं। बट एवरी टाइम, अब इसके अंदर क्या रूल आता है, एवरी टाइम यू नॉक द डोर ऑफ जस्टिस कम विद न्यू ग्राउंड्स, एवरी टाइम इफ़ यू फाइल बेल फाइल ऑन फ्रेश ग्राउंड्स। मकसद क्या आता है कि भाई आप दरवाज़ा खटखटा सकते हैं लेकिन, और बेल भी बार बार दायर कर सकते हैं, लेकिन दायर करने का मकसद ये है कि भाई इस बार कोई नई ग्राउंड है। तो ये हमारी जो है वो एक प्रेसिडेंट भी आई हमारी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और उन्होंने ये चीज़ बताई। ये थी जस्टिस आसिफ सईद खोसा की तरफ से डायरेक्शन कि बेल फाइल करने पर कोई कदगन नहीं, मगर बेल की बातें नई होनी चाहिए, न्यू थिंग्स उसके अंदर ऐड करनी चाहिए। एक और चीज़, बेल इज़ ऑलवेज फाइल्ड एज बेल। ठीक है जी, और नो अपील लाइज अगेंस्ट बेल। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्या बेल के अगेंस्ट अपील फाइल हो सकती है? तो भाई बेल के अगेंस्ट अपील फाइल नहीं हो सकती। नेक्स्ट आता है अब हमारे बेल से रिलेटेड सेक्शंस आ जाते हैं। अगर तो ऑफेंस बेलेबल है तो हम बेल एज अ राइट आप यूज़ कर सकते हैं, और वो हमारा सेक्शन डील करता है 496। और अगर हमारा मुद्दा नॉन बेलेबल ऑफेंस वाला है तो भाई वो सेक्शन हमारा 497 नॉन बेलेबल का कहलाता है, और ये हमारा मैटर ऑफ राइट कतन नहीं है। ये हम राइट के तौर पर बेल अप्लाई नहीं कर सकते। इट्स द पावर ऑफ द कोर्ट, जिसे हम दूसरे वर्ड्स में कहते हैं डिस्क्रिशनरी पावर। ये कोर्ट देखेगी कि ये पावर्स हमने यूज़ करके इसको रिलीफ देने की नहीं। उसमें एक चीज़ देखी जाती है, भाई आपकी ऑफेंस कॉग्निजेबल है बट उसकी सज़ा 10 साल से ज़्यादा है या 10 साल से कम है। अगर तो 10 साल है, उससे ज़्यादा है, तो भाई 10 साल या उससे ज़्यादा है तो समझे वो प्रोहिबिटेड है, वो नहीं दी जाएगी उसकी बेल। अगर 10 साल से कम है तो फिर बेल दी जा सकती है। अब हमारा शुरू हो गया क्रिमिनल ट्रायल, जिसे हम क्रिमिनल मुकदमा भी कह सकते हैं। शेड्यूल 2 में सब कुछ मौजूद है कि कौन ट्रायल करेगा कौन नहीं और किस नवैयत की सज़ा होगी। ये जो हमारा CRPC का शेड्यूल 2 है, इसके अंदर बाकायदा तौर पर ज़बरदस्त तरीके से कॉलम्स बना के वो चीज़ें ऐड की गई हैं। अच्छा जी, अब हमारा सेक्शन 399 CRPC है, वो डील करता है, इसके अंदर ही मैंने ये चीज़ ऐड की क्योंकि कंसिडरेबल पॉइंट ये है कि एक मारने वाला माइनर और मेजर दोनों हो सकता है, या ऑफेंस कमिट करने वाला एक माइनर भी तो हो सकता है, जिसे हम लैंग्वेज ऑफ लॉ में जुवेनाइल कहते हैं। अब क्या 399 के तहत एक पर्सन आ गया जो कि जुवेनाइल कहलाता है, तो उसको भी मजिस्ट्रेट की अदालत डील करेगी? नहीं जी, उसको उसकी जुवेनाइल कोर्ट्स जो कि मौजूद हैं, जिसको उसका एक पर्सनल एक एक्ट है, उसके तहत इसको प्रोसीडिंग्स को जो है वो चलाया जाएगा। अच्छा जी, अब मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ कि हमारी जो ट्रायल की कोर्ट्स हैं क्रिमिनल प्रोसीजर को देखने के लिए, भाई वो कौन कौन सी हैं? तो हुजूरे वाला जो हमारी कोर्ट्स हैं वो 3 हैं। मजिस्ट्रेट की कोर्ट, जिसके ट्रायल को डील करते हैं हमारे सेक्शन 241 से 250 तक के। दूसरे नंबर पे आती है हमारी सेशन कोर्ट, 265A से 265N तक के मामलात डील करती है, और हाई कोर्ट। अब जो सेशन कोर्ट के जितने भी इख्तियारात हैं और मजिस्ट्रेट के जितने भी इख्तियारात हैं, वो हाई कोर्ट भी प्रॉपरली वही सीन रखती है, क्योंकि हाई कोर्ट ही हमारी आला अदलिया है इन केस इन दोनों कोर्ट्स की निस्बत। अच्छा जी, अब ये तो पता चल गया, अगर पूछा जाए क्वेश्चन तो इसको इसी तरह से डिफ़ाइन कीजिए, क्लासिफिकेशन किस तरह से होती है और कौन कौन सेक्शन किस तरह से इसको डील कर रहे हैं।
अब हमारा ट्रायल कैसे कैसे होगा, इन चीज़ों को कैसे मद्देनज़र रखा जाएगा। अगर तो 14 साल तक की सज़ा है, मजिस्ट्रेट की अदालत में चले जाएं। अगर 14 साल से ऊपर है कैद या सज़ाए मौत से रिलेटेड है, भाई सेशन कोर्ट चले जाएं और या हाई कोर्ट के पास चले जाएं। यानी कि सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट हर तरह के मुकदमे सुन सकते हैं जो कि मजिस्ट्रेट की अदालत सुनती है। यानी कि अब 14 साल तक की सज़ा का कोई केस है, वो सेशन कोर्ट भी सुन सकती है, वो लाहौर हाई कोर्ट भी सुन सकती है। लेकिन मजिस्ट्रेट की अदालत बनाने का मकसद क्या था? मकसद ये था कि अवॉइड ओवर बर्डन, कि हम बर्डन जो है उसको अवॉइड कर सकें, कि भाई हम जो हैं वो 3 अदालतें बनाएं, 3 अदालतों के तहत इस मामलात को हल करने की कोशिश करें। अच्छा जी, अब पॉइंट आ गया हमारा 526 का। हमने ये तो बता दिया है कि भाई 3 अदालतें होती हैं। अब कोई सिचुएशन थोड़ी और तरह की हो गई है कि ऐसा मुद्दा है कि जिसके बारे में हम ये सोचते हैं कि यार अगर मजिस्ट्रेट की अदालत में ये लेके गए ना, वहाँ पे हमें सिक्योरिटी इशू हो जाना है, वहाँ पे कुछ भी ऐसा हो सकता है जो कि हालातों वाक़यात को ख़राब कर देगा। तो 526 के तहत इसकी ट्रांसफ़र कर दी जाएगी इस केस की। और इस प्रोसेस को जो डील कर रहे हैं हमारे सेक्शन, वो 526, 27 और 28 हैं। तो ये भी बड़ा मद्देनज़र रखने वाला टॉपिक है, ये पॉइंट है। पूछा जा सकता है कि 3 अदालतें तो हैं, लेकिन सिचुएशन इस तरह से हो कि निचली अदालत में कोई ऐसा डर हो कि भाई ये तो इस तरह से मामला हो जाएगा, तो हम किस तरह से डील करेंगे। तो वो सिचुएशन जो है वो इस तरह से बन जाती है। अब हमारा शुरू हो गया ट्रायल। सो ट्रायल बाय द कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट। सबसे पहले क्या आएगा? फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। ठीक हो गया, हमारा ट्रायल शुरू हो जाता है, मजिस्ट्रेट की अदालत में फ्रेम इशू किया जाएगा, फर्द जुर्म आयद की जाएगी। अच्छा, अब फ्रेमिंग ऑफ इशू से पहले क्या होगा? भाई जो कागजात आप लेकर आए हैं अदालतों में एक मुजरिम के अगेंस्ट, एक अक्यूज़ड के अगेंस्ट, ठीक है, वो 241A के तहत जो है वो अक्यूज़ड को भी दिए जाएंगे और 7 डेज़ के अंदर अंदर इन कागजात को मंगवाया जाएगा। अब हाउ टू फ्रेमिंग इशू, ठीक है जी, वो हमारा सेक्शन 220 से 240 तक के मामला इसे डील करते हैं। जो कुछ भी फ्रेम किया जाएगा वो मुजरिम को पढ़कर सुनाया जाएगा ताकि उसे एक्नॉलेजमेंट हो जाए। अब क्वेश्चन हमारा आता है कि अगर जुर्म ऐसा है जिसकी सज़ा 6 माह से कम थी तो उसका ट्रायल कैसे होगा? भाई उसको लेकर जाया जाएगा समरी ट्रायल के अंदर। और समरी ट्रायल क्या होता है कि उसके अंदर रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंसेस नहीं होती। तो ये पूछा जा सकता है कि कैसी सज़ाओं के लिए होता है समरी ट्रायल, और समरी ट्रायल को समरी ट्रायल क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस नहीं होती। मोस्टली ट्रायल में जो प्रोलॉन्ग्ड चीज़ें चली जाती हैं उसका मोटिव यही होता है कि एविडेंसेस जो हैं उसकी रिकॉर्डिंग करना होती है। अच्छा जी, अब जब फर्दर जुर्म आयद हो जाता है तो इसके बाद जो हमारा मरहला आता है वो 2 चीज़ें हो सकती हैं। अच्छा जी, सबसे पहले ये आ सकती है कन्फेशन, जो कि आता है 243 सेक्शन के तहत, प्लीडिंग गिल्टी। इसको हम क्या कहते हैं? प्लीडिंग गिल्टी। यानी कि जो मुजरिम है वो उस चीज़ की तायद कर लेता है कि भाई हाँ जी मैंने ये जुर्म किया है, तो मजिस्ट्रेट उसे कन्विक्ट कर देगा। अब इसके साथ ही एक और चीज़ हम कर दें शेयर। 403 हमारा CRPC का सेक्शन है और उसमें जो है वो बात कही जाती है कि जब एक शख्स को किसी जुर्म की सज़ा एक बार दे दी गई है, उसका ट्रायल हो चुका है, तो सेम ऑफेंस के लिए उसका दोबारा ट्रायल नहीं हो सकता। ये हमारा जो असूल है वो डबल जेओपर्डी का असूल कहलाता है। नेक्स्ट हम चलते हैं। एक था 243, उसमें एक पर्सन है कन्फेस करता है कि भाई मैंने किया। दूसरी सूरत है 244 की, जिसमें आता है नॉट प्लीड गिल्टी, यानी कि मैंने ये नहीं किया, ठीक है, मुजरिम कहता है कि भाई मैंने नहीं ये किया, तुम साबित करो कि मैंने किया। अब इसके अंदर आप ये समझ लें कि प्रोसिक्यूशन इन मूवमेंट, प्रोसिक्यूशन इन एक्शन आती है। उसमें क्या आता है? फिर प्रोसिक्यूशन आ जाती है,
वो रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंसेस होती है, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो है उसकी प्रेजेंस के अंदर ये सारी चीज़ें होनी है। इन प्रेजेंस ऑफ अक्यूज 340, 353, 364 जो है ये सारे इसके अंदर ऐड होंगे इस कार्रवाई के अंदर। अच्छा जी, अब इसके अंदर जो चीज़ें शामिल हो जाती हैं वो देखने वाली हैं कि कन्फेशन कैन नॉट बी मेड ऑन ओथ, विटनेस कैन बी रिकॉर्डिंग ऑन ओथ अंडर सेक्शन 340। नोटिसेबल पॉइंट है कि भाई जो हमारा कन्फेशन है ना वो ऑन ओथ नहीं हो सकता, और रिकॉर्डिंग ऑन ओथ होती है जो कि हमें डिस्क्राइब करता है 340। और दूसरा मेन कंसिडरेबल पॉइंट है एक्यूज हैज़ राइट टू बिकम हिज ओन विटनेस, वो अपनी खुद विटनेस बन सकता है। 340 इस सेक्शन में मुजरिम खुद अपना गवाह बनता है, जबकि सेक्शन 505 में फलां बंदे को करते देखा। यानी कि 340 के अंदर एक शख्स खुद कहता है कि भाई मैंने ये किया, और 505 जो है उसके अंदर वो शख्स बताता है कि ऑन ओथ कि मैंने जो है फ़लाँ बंदे को ये करते देखा। यानी कि दोनों चीज़ें ही ऑन ओथ हैं, लेकिन कंडीशन फ़र्क है। 340 में वो ऑन ओथ अपने बारे में बात कर रहा है, और 505 में वो ऑन ओथ दूसरे के एक्ट के बारे में बताएगा। अब जब एविडेंस आ जाती है तो प्रोसिक्यूशन की जिम्मेदारी है कि वो अपना एविडेंस लाए, ठीक है। अब एक शख्स जो है वो कहता है कि भाई मैंने नहीं किया, तो यकीनी तौर पर उसने एविडेंसेस देनी है कि भाई मैंने नहीं किया, तो एविडेंसेस हैं। अब उसने एविडेंसेस ऐड कर ली तो प्रोसिक्यूशन ने गूंगी तो नहीं ना रहना, प्रोसिक्यूशन ने भी लेकर आना है ये चीज़ साबित करने के लिए कि भाई इसने ही किया है, ठीक है। तो अब उसकी तरफ से एविडेंसेस आ जानी है। अच्छा जी, अब नई कहानी शुरू होगी। कौन सी कहानी शुरू होगी कि जब दोनों तरफ से एविडेंसेस आ गई तो फिर एग्जामिनेशन ऑफ चीफ होगा, फिर क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, और फिर ज़रूरी होगा तो री एग्जामिनेशन होगा। इनसे रिलेटेड सारी डिटेल हमारे जो एविडेंस लॉ है उसके अंदर मौजूद है। इससे रिलेटेड मेरी वीडियो भी मौजूद है जिसके अंदर एग्जामिनेशन ऑफ चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन और एग्जामिनेशन से रिलेटेड डिटेल मौजूद है। अच्छा जी, और अगर तमाम बातें मुजरिम के अगेंस्ट आ गई हैं, ठीक है, प्रोसिक्यूशन जो है उसकी एविडेंसेस हाईलाइटेड हो चुकी हैं और सुपरसीड कर गई हैं दूसरी एविडेंसेस पे मुजरिम की, तो फिर क्या होगा कि उसे कर दिया जाएगा 245 के तहत कन्विक्ट। लेकिन अगर वो शख्स राज़ी नहीं और कहे कि मुझे तो रिहा किया जाए, 249 के तहत एक्विटल का मामला सामने आ जाएगा। लेकिन ये उस सूरत में होता है जो पार्टियों के दरमियान कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, यानी कि कत्ल की सूरत में दय्यत पे एग्रीमेंट हो गया, तो इस तरह से कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए। हाँ, कुछ इस तरह के ऑफेंसेस होते हैं जिसमें अगर पार्टी माफ़ करना भी चाहे तो कर दे, लेकिन स्टेट जो है वो इसे माफ़ नहीं करती। ठीक है जी, तो हमारा सेक्शन है 345 345, ये डील करता है कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल के मामलात को। अच्छा जी, अब ये सारे मामलात हो गए, ठीक है। फाइनल आर्गुमेंट स्टेज आ जाती है। अब तमाम की तमाम चीज़ें जो कुछ हुआ दोनों पार्टियों की तरफ से पेश कर दिया गया। जजमेंट और फैसला ये हमारे सेक्शंस डील करते हैं 366 से 373 तक के। और तमाम ट्रायल ख़त्म शुद्ध, उसके अंदर दो सूरतें सामने आ सकती हैं, या तो उस पर्सन को एक्विट कर दिया जाएगा या तो उसे कन्विक्ट कर दिया जाएगा। अच्छा जी, अब समझें कि उसे कर दिया गया एक्विट, तो 417 के तहत अपील दायर की जा सकती है। एक्विट होने पर हाई कोर्ट में जो शिकार पार्टी है, जो इन्फ्रिंज्ड पार्टी है, वो कहेगी भाई एक्विट क्यों किया, तो आप 417 के तहत अपील फाइल करेंगे। हाँ, अगर दूसरी सूरत में कर दिया है कन्विक्ट, तो फिर जो रिहाई चाह रही थी, ठीक है, वो अपील कर देगी। कहाँ पे अपील करेगी? वो भाई अपील करेगी सेशन में, और 410 में सेशन के खिलाफ अगर अपील आपने दायर करनी है तो वो हाई कोर्ट में चली जाएगी। यानी कि इसके अंदर ये फ़र्क है कि अगर आप एक्विटल के अपील
करना चाह रहे हैं तो आपने डायरेक्ट हाई कोर्ट में जाना है, और अगर आप कन्विक्ट की कर रहे हैं तो आप उसी सेशन कोर्ट के मजिस्ट्रेट की अदालत के बाद सेशन कोर्ट में जाएंगे, और फिर सेशन कोर्ट के अगर आप फैसले से एग्री नहीं करते तो फिर हाई कोर्ट के अगेंस्ट आप जाते हैं। अच्छा जी, अब हमारा आ जाता है बेल आफ्टर कन्विक्शन, कि एक शख्स को कन्विक्ट कर दिया गया है। ये हमारा सेक्शन डील करता है 426। किसी भी शख्स को ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ अपील रिहा किया जा सकता है। अपील का मामला चल रहा है, बंदा अंदर है, ठीक है, तो क्या हम उस रिहाई तलब ना करें? रिहाई तलब की जा सकती है, लेकिन वो शख्स ऐसा है, उसका स्टेटस क्या है, हैबिचुअल ऑफेंडर्स में से है, अब भी उनकी अपनी हरकतों से बाज नहीं आता ऐसा शख्स, ठीक है, पुलिस के अंडर वो सस्पेक्टेड है, तो 563 की क्लॉज 3 के तहत उस शख्स पे ऑब्जर्वेशन रखी जाएगी। उसने कहीं जाना है तो उसे इंटीमेट करके जाना पड़ेगा, उसे बताना पड़ेगा मैं फला जगह पर हूँगा, वो ऐसे नहीं जा सकता। एक और चीज़ होती है प्रोबेशन, यानी कि पहली दफ़ा मुल्जिम को आजमाइश पर रिहा कर दिया जाता है कि जा अपनी ज़िंदगी जी ले, ठीक है, लेकिन ऑब्जर्वेशन रखी जाती है। और एक होता है पिरोल, अगर कोई मुजरिम अपनी सज़ा अच्छे से पूरी करे तो उसे आर्जी तौर पर रिहा कर दिया जाता है, यानी कि उसके अच्छे बिहेवियर के लिहाज से। अब हमारी और कुछ चीज़ें अंदर ऐड हो जाती हैं, हम इस सेक्शन को बहुत इंपॉर्टेंस भी देते हैं और इम्पोर्टेंट है भी। 491A 491 हेबिस कॉर्पस, और ये हमारी वन ऑफ द रिट्स के अंदर भी आता है, तो हम डायरेक्टली इस मकसद के लिए अप्रोच करेंगे हाई कोर्ट को। 145 के तहत कोग्निजेंस हम कहते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी की। तो ये थी हमारी CRPC की वो तमाम कहानी जिसमें हम क्रिमिनल ट्रायल को डिस्कस करते हैं, और इसके ऊपर एक क्वेश्चन मस्ट आता है, और अगर MCQs बेस हमारे पेपर्स पैटर्न होते हैं जिस तरह के लॉ गेट हो गया या कोई और पेपर, तो क्रिमिनल ट्रायल ज़रूर पूछा जाता है, क्योंकि हमारा CRPC सारा मबनी ही इसके ऊपर है, और क्रिमिनल ट्रायल जो है वही डिस्कशन के लिए जो है वो रखा जाता है, और इसके ऊपर से मस्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। सो हम चीज़ें आपसे डिस्क्राइब कर दी गई हैं, आपसे शेयर कर ली गई। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।